नमस्कार। आज हम व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं, विशेषताओं, आलोचनाओं, उपलब्धियों एवं निष्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताओं, लक्षणों एवं विशेषताओं पर डेविड ट्रूमैन, हिन यू लाउ, सैमुअल जे. एडजर्ड वेल्ट, मॉरिस जोनोविस, डेविड ईस्टन आदि अनेक विद्वानों ने विस्तार से विवेचन किया है। यह उल्लेखनीय है कि व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं या विशेषताओं को डेविड ईस्टन ने समग्रता के साथ प्रस्तुत किया है। उन्होंने व्यवहारवाद अथवा व्यवहारवादी उपागम के 8 प्रमुख लक्षण बताए हैं और इन्हें संपूर्ण व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहा जाता है। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की प्रमुख मान्यताएं, लक्षण या विशेषताएं इस प्रकार हैं। नियमन पहली है विशेषता या मूल मान्यता। नियमन का सरल अर्थ है कि राजनीति के अध्ययन हेतु नियमों अर्थात सिद्धांतों का निर्माण संभव है। यह मानते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में ऐसे सामान्य तत्व पाए जाते हैं जिनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। इन सिद्धांतों के आधार पर मानव के राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या भी की जा सकती है और उसके भविष्य के राजनीतिक व्यवहार के बारे में संभावनाएं भी प्रकट की जा सकती हैं। दूसरी मूल मान्यता है सत्यापन, वेरिफिकेशन। सत्यापन का अर्थ है कि मानव व्यवहार के बारे में जो भी नियम बनाया गया है उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। इस प्रकार की जांच की क्रिया अर्थात वेरिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ही हमारे द्वारा बनाए गए नियमों की सत्यता को सिद्ध करती है और उसे विश्वसनीय भी बनाती है। अगली मूल मान्यता है यूज ऑफ टेक्निक्स अर्थात तकनीकों का प्रयोग। यहाँ तकनीक का अर्थ अध्ययन के ऐसे साधनों से है जो तथ्यों के चयन, संकलन एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में सहायक हो। परंपरागत रूप में जिन तकनीकों को काम में लाया गया है वे विज्ञान के करीब तो हैं, किंतु उन्हें हम पूर्ण शुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियां नहीं कह सकते। अतः व्यवहारवादियों का मत है कि अध्ययन की इन तकनीकों में सुधार की लगातार कोशिशें की जानी चाहिए ताकि अधिक शुद्ध व वैज्ञानिक तकनीकों का निर्माण हो सके। यह भी जरूरी है कि अध्ययनकर्ता इन तकनीकों का इस्तेमाल निरपेक्ष एवं तटस्थ भाव से करे, तभी हमारा राजनीतिक विश्लेषण वस्तुनिष्ठ हो सकेगा। क्वांटिफिकेशन, परिमाणीकरण भी व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं में से एक है, जिसका अर्थ है इकट्ठे किए गए, संग्रहित किए गए तथ्यों, आंकड़ों, विवरण आदि के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। परिमाणीकरण द्वारा अध्ययन के लिए एकत्रित किए गए तथ्यों, आंकड़ों तथा समस्त सामग्री का सूक्ष्म पुनः पर्यवेक्षण किया जाता है ताकि इन्हें अधिक यथार्थ, शुद्ध, वास्तविक बनाया जा सके। इस कार्य में सांख्यिकी की पद्धति से सहायता ली जाती है, यानी जो भी अध्ययन होता है वो डेटा बेस्ड अध्ययन होता है। सिस्टेमेटाइजेशन भी व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं में से एक है। व्यवहारवादी एक व्यवस्थित अध्ययन के समर्थक हैं। अनुसंधान, शोध या खोज तथा सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्धांत की तुलना में अनुसंधान का क्रम व स्थान पहले होता है।
इसका सरल अर्थ है कि पहले अनुसंधान यानी खोज या शोध का कार्य किया जाना चाहिए और इस अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ही सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए। पुनः भविष्य में सिद्धांत द्वारा अनुसंधान की यथार्थता का तथा अनुसंधान द्वारा सिद्धांत की यथार्थता का समर्थन होना चाहिए, यानी क्रॉस वेरिफिकेशन की बात भी व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं में सम्मिलित है। वैल्यू डिटरमिनेशन मूल्य निर्धारण भी व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं से संबंधित है। व्यवहारवादियों के अनुसार अध्ययनकर्ता को अध्ययन के दौरान अपने निजी मूल्यों एवं मान्यताओं को अध्ययन से अलग रखना चाहिए ताकि अध्ययन मूल्य निरपेक्ष या वैल्यू फ्री मूल्य मुक्त हो सके। इस प्रकार वैज्ञानिक अध्ययन से जो यथार्थ निष्कर्ष रिजल्ट्स मान्यताएं प्राप्त हों उन्हें स्वीकार किया जा सके। प्योर साइंस शुद्ध विज्ञान व्यवहारवाद की अगली मूल मान्यता है, लक्षण है या विशेषता कह लीजिए। व्यवहारवादी उपरोक्त प्रकार से राजनीति को एक ऐसे शुद्ध विज्ञान का रूप देना चाहते हैं जिसमें दो प्रमुख लक्षण हों। पहला, यह वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण में मददगार हो राजनीति विज्ञान के संदर्भ में। दूसरा, हमारे युग की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में भी सहायक हो, जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में होता है। आठवीं मूल मान्यता यह विशेषता है कि व्यवहारवाद मानव जीवन के एकीकृत अध्ययन पर, इंटीग्रेशन पर जोर देता है। व्यवहारवाद के अनुसार मानव का व्यवहार स्वयं में एक पूर्ण इकाई है, अतः उसके व्यवहार का अध्ययन अलग अलग खंडों में नहीं किया जा सकता। मानव व्यवहार का अध्ययन उसकी समग्रता के साथ ही किया जाना चाहिए। इसका सरल अर्थ यह है कि मानव के व्यवहार को समझने के लिए विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की मदद ली जानी चाहिए। सभी सामाजिक विज्ञानों के आपसी सहयोग द्वारा ही मानव के व्यवहार को समझा जा सकता है। इस प्रकार मानव के राजनीतिक व्यवहार को पूर्णता के साथ समझने के लिए राजनीति विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने चाहिए। तथ्य व आंकड़े एकत्रित करने, उनके विश्लेषण में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों, शोधों, उपलब्धियों का इस्तेमाल राजनीति विज्ञान वैज्ञानिकों को करना चाहिए। उपरोक्त इन मूल मान्यताओं के अनुसार जो भी अध्ययन होगा वह व्यवहारवादी अध्ययन कहा जाता है। डेविड ईस्टर ने व्यवहारवाद के जो मूल 8 लक्षण उपरोक्त प्रकार से बताए हैं, उनको यदि हम सरल भाषा में जानें तो वो इस तरह होती हैं। मानव के राजनीतिक व्यवहार में आधारभूत समानताएं होती हैं, अतः इनके बारे में नियमों का निर्माण संभव है। जो भी नियम बनाए जाएं उनका सत्यापन होना चाहिए। नियम बनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उन्हें बार बार सत्यापित करते रहना चाहिए। अध्ययन के लिए एकत्रित किए गए तथ्यों, आंकड़ों व सामग्री का शुद्धिकरण किया जाता रहना चाहिए। समस्त अध्ययन मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए। अनुसंधान के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए और यह सिद्धांत निर्माण समस्याओं के समाधान के लिए काम में लाए जाने चाहिए। राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए अध्ययन को अंतर अनुशासनात्मक होना चाहिए। अब हम व्यवहारवाद की आलोचनाएं देखेंगे। लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का एक ऐसा दृष्टिकोण उपागम है जिसकी तीव्र आलोचना इसके जन्म या प्रतिपादन के साथ ही प्रारंभ हो गई।
सर्वप्रथम यह आलोचना परंपरावादी दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों ने शुरू की, क्योंकि वे व्यवहारवाद की मान्यताओं एवं निष्कर्षों से पूर्णतः असहमत थे। किंतु कुछ समय बाद अनेक व्यवहारवादियों ने भी यह अनुभव कर लिया कि व्यवहारवाद में कुछ आधारभूत कमियां हैं, जिन्हें उन्होंने व्यवहारवाद की सीमाओं के रूप में परिभाषित किया। व्यवहारवाद की आलोचना करने वाले विद्वानों में अर्नोल्ड ब्रेस्ट, लियो स्ट्रास, सिबली, किर्कपैट्रिक, रॉबर्ट डहल और डायश आदि के नाम प्रमुख हैं। आलोचनाएं या सीमाएं इस प्रकार हैं। व्यवहारवादियों ने परंपरागत राजनीति विज्ञान की अत्यंत उत्साह से आलोचना की है, किंतु वे स्वयं किसी वास्तविक सिद्धांत एवं धारणा की रचना में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनकी शब्दावली तथा संप्रत्यय मात्र शब्दों का आडंबर बनकर, शब्दों का जाल बनकर रह गए हैं। उनके तर्क अर्थहीन और शब्द जाल दिख पड़ते हैं, जैसे वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियाँ, अंतर अनुशासनात्मकता, सिद्धांत निर्माण आदि शब्द। मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं है। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया है। एक शोधकर्ता अपने शोध कार्य की शुरुआत करना चाहता है तो वह शोध संबंधी विषय के चुनाव तक में अपने मूल्यों से प्रभावित होता है। तो इससे स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव ही नहीं है। विद्वानों का यह भी मत है कि राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन उचित भी नहीं है। मूल्य निरपेक्षता पर जोर देने का अर्थ होता है अच्छे व बुरे में अथवा उचित अनुचित में भेद नहीं करना। लियो स्ट्रास के अनुसार मूल्य निरपेक्षता का अर्थ है गटर की विजय। अगली आलोचना है अंतर्विरोध का दोष। व्यवहारवादियों के कथन एवं आचरण में अंतर्विरोध दिख पड़ता है। वे एक ओर मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते हैं, किंतु दूसरी ओर तानाशाही शासन की तुलना में उदारवादी लोकतंत्र की श्रेष्ठता को स्वयं सिद्ध करते हैं, मानते हैं। व्यवहारवादी अध्ययन की शुद्धता एवं पूर्णता के नाम पर बार बार सर्वेक्षण करने, आंकड़े एकत्रित करने, उनका विश्लेषण करने, उनका सत्यापन करने में अत्यधिक खर्च होता है, किंतु यह सब कार्य धन और समय की दृष्टि से अनुपयोगी हो जाता है। अतः एक सामान्य अध्ययनकर्ता, तृतीय विश्व का गरीब समाज इस पद्धति को अपनाने में असमर्थ दिख पड़ता है। इससे राजनीति विज्ञान के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वयं खतरा उत्पन्न हो जाता है। एक ओर राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादियों ने परिभाषित नहीं किया है, उसके अध्ययन क्षेत्र को भी निश्चित नहीं किया है, और दूसरी ओर राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अन्य समाज विज्ञानों की अवधारणाओं, पद्धतियों, तकनीकों को अपनाने पर बल दिया है। इस स्थिति ने यह भय उत्पन्न कर दिया है कि राजनीति विज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपना अस्तित्व खो सकता है। एक अन्य आलोचना है कि व्यवहारवादी प्राकृतिक विज्ञान यानी पदार्थ मैटेरियलिस्टिक साइंस तथा राजनीति विज्ञान में आधारभूत समानता मानते हैं और इस आधार पर वे राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति को अपनाने पर जोर देते हैं, किंतु वास्तव में प्राकृतिक विज्ञान एवं राजनीति विज्ञान में आधारभूत अंतर दिख पड़ता है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान की तुलना में राजनीति विज्ञान के तथ्य अधिक जटिल, परिवर्तनशील, कम परीक्षण योग्य एवं स्पष्ट होते हैं। क्योंकि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जिसकी मुख्य अध्ययन विषय वस्तु मनुष्य और मनुष्य का व्यवहार है, वहीं प्राकृतिक विज्ञान में
पदार्थ का अध्ययन किया जाता है जो स्वयं में गतिशील और परिवर्तनशील नहीं है। अतः व्यवहारवादी का यह विश्वास भ्रमपूर्ण है कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान जैसा बनाया जा सकता है। व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीति विज्ञान में सुनिश्चित सिद्धांतों का निर्माण संभव है, जबकि ऐसा नहीं है। व्यवहारवादी मानव के राजनीतिक व्यवहार व कार्यकलापों के बारे में सही भविष्यवाणी करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे, किंतु वे अभी तक ऐसे विश्वसनीय सामान्यीकरण व सिद्धांतों के निर्माण में असफल रहे हैं। आलोचकों का मत है कि व्यवहारवादियों को इस मामले में सफलता मिलेगी भी नहीं, क्योंकि राजनीति विज्ञान में ऐसे सुनिश्चित स्थिर नियमों का निर्माण संभव ही नहीं है और इसीलिए सही भविष्यवाणी भी संभव नहीं है। मानव के राजनीतिक व्यवहार का पूर्ण एवं सही अध्ययन असंभव है और इसीलिए व्यवहारवादी मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। मानव स्वभाव जटिल है, परिवर्तनशील है, उसके अंतर्मन की गहराइयों एवं सूक्ष्मताओं को मालूम नहीं किया जा सकता और इसीलिए उनका मापन और सत्यापन और उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण असंभव है। व्यवहारवादी अध्ययन की शुद्धता तथा सुविधा के लिए छोटे छोटे समूहों का अध्ययन करते हैं, किंतु ऐसे अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण समाज पर लागू करते हैं, जो अनुचित है। उदाहरण के लिए किसी स्थानीय समूह के मतदान व्यवहार के अध्ययन के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष को संपूर्ण समाज के संदर्भ में सत्य समझना कदापि उचित नहीं हो सकता। नीति निर्माण में तथ्यों के अलावा मूल्यों की भी आवश्यकता होती है। मूल्यों की उपेक्षा करके मात्र तथ्यों के आधार पर बनाई गई नीति की उपेक्षा व्यवहारवाद में की गई है। अतः वह नीति निर्माण में सही सिद्धांतों के निर्माण में असमर्थ है। वस्तुतः व्यवहारवाद में यह दोष उसकी इस मान्यता से उत्पन्न होता है कि वैज्ञानिक पद्धति ही एकमात्र उचित पद्धति है। सिबली का मत है, मात्र वैज्ञानिक पद्धति ही एकमात्र पद्धति नहीं है। नीति संबंधी ज्ञान के लिए अन्य पद्धतियों अर्थात विवरणात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक अन्य पद्धतियों और तकनीकों का सहारा भी लेना आवश्यक होता है। अब हम व्यवहारवाद की उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। यद्यपि व्यवहारवाद की विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई है, किंतु इसके कुछ ऐसे अच्छे पक्ष भी हैं जिसके कारण राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इसकी उपयोगिता एवं महत्व को आज भी स्वीकारा जाता है। इसने आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन प्रक्रिया को बहुत ही अधिक प्रभावित किया है। यह कहना उचित होगा कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को एक नई भाषा, नई शैली, नई अवधारणाएं, नई पद्धतियां एवं तकनीकें दी है। इसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर एक गतिशीलता उत्पन्न की है। डॉक्टर एस.पी. वर्मा के अनुसार व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान में अनुसंधान के लिए नए क्षेत्रों को खोल दिया है और नई अध्ययन तकनीकों का विकास कर दिया है। संक्षेप में राजनीति विज्ञान पर व्यवहारवाद के प्रभाव, उसकी उपयोगिता व महत्व को निम्नलिखित रूपों में प्रकट किया जा सकता है। व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीति विज्ञान की कमियों को
प्रकट करके उसके स्थान पर नए राजनीति विज्ञान की स्थापना की है। सरल भाषा में व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीति विज्ञान को पूरी तरह से बदल दिया है। जहां परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्य प्रधान था, आदर्शवादी अध्ययन था, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन था, वहीं व्यवहारवाद ने आधुनिक राजनीति विज्ञान को मूल्य निरपेक्ष बना दिया, यथार्थवादी बना दिया और वस्तुनिष्ठ बनाने की कोशिश की। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को अपनाने पर बल दिया। उसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए सर्वेक्षण प्रणाली, प्रश्नावली प्रणाली, साक्षात्कार प्रणाली, सांख्यिकीय प्रणाली आदि को अपनाया और उसके आधार पर सिद्धांतों के निर्माण की बात कही। इसके अतिरिक्त अध्ययन वस्तु में परिवर्तन किया। व्यवहारवाद से पहले राजनीति विज्ञान में अध्ययन का केंद्र बिंदु राजनीतिक संस्थाएं थी। व्यवहारवाद ने संस्थाओं के स्थान पर अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव के राजनीतिक व्यवहार को बनाया। वे मानव के राजनीतिक व्यवहार को अपने अध्ययन की इकाई मानते हैं। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को अंतर अनुशासनात्मक बना दिया। उनका मत है कि सामाजिक विज्ञान को दूसरे अनुशासन की पद्धतियों, उपलब्धियों आदि को अपनाना चाहिए। रॉबर्ट डहल ने व्यवहारवाद के इस दृष्टिकोण को राजनीति विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है। इसके अतिरिक्त व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को अनेक वैकल्पिक धारणाएं प्रदान की हैं, जिनका राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में विशेष महत्व है। जैसे व्यवहारवादी विद्वानों ने राजनीतिक अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए शक्ति, समूह व्यवस्था, इच्छा शक्ति, मतदान व्यवहार, खेल सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत आदि धारणाएं राजनीति विज्ञान को दी हैं। निष्कर्ष देखें या व्यवहारवाद का मूल्यांकन करें तो कुछ रिजल्ट्स इस तरह निकलते हैं। राजनीति विज्ञान के एक उपागम के रूप में व्यवहारवाद का सही मूल्यांकन करने के लिए यह जरूरी है कि हम इसके गुणों एवं अवगुणों दोनों पर पर्याप्त रूप से ध्यान दें। इस बारे में यह तथ्य प्रकट किया जा सकता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवहारवादी आंदोलन उपागम की वास्तविक शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, किंतु 1960 के बाद इसकी आलोचना स्वयं व्यवहारवादियों द्वारा भी की जाने लगी। परंपरावादियों एवं व्यवहारवादियों द्वारा व्यवहारवादी उपागम की जो गंभीर आलोचनाएं की गईं, इसकी कमियों को उजागर किया गया, उसका जिक्र हम अभी कर चुके हैं। व्यवहारवाद ने राजनीति के मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया, किंतु परंपरावादी इसे मूल्यहीन, मूल्य विरोधी अध्ययन बताते हैं। इसीलिए अर्नाल्ड ब्रेस्ट ने व्यवहारवाद को 20वीं सदी की दुखांत घटना कहा और लियो स्ट्रास ने इसे गटर की विजय बताया। वास्तव में व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि यह एक ओर तो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर जोर देता रहा, किंतु दूसरी ओर यह इसके समर्थन में राजनीति के वास्तविक विज्ञान, राजनीति के विज्ञान के विकास में भी असफल हो गया। किंतु उपरोक्त विवरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा कि अपने संपूर्ण रूप में व्यवहारवाद एक निकृष्ट एवं उपेक्षणीय साधन उपागम है अध्ययन का। वास्तव में व्यवहारवाद के अनेक ऐसे पक्ष भी हैं जिनके कारण इसकी उपयोगिता, महत्व को स्वीकार किया जाता रहा है। इसने आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन दृष्टिकोण को बहुत अधिक प्रभावित किया है। राजनीति विज्ञान के यथार्थवादी वास्तविक अध्ययन के प्रसंग में राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के महत्व को प्रकट किया, आनुभविक विज्ञान बनाने की कोशिश की और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबद्ध कर दिया, जिससे राजनीति विज्ञान आज हमें आधुनिक अर्थों में, आधुनिक दृष्टिकोण में प्राप्त है।
व्यवहारवाद के मूल्यांकन के संदर्भ में व्यवहारवादी विद्वानों की यह राजनीति विज्ञान के प्रति निष्ठा उनकी आत्म सुधार की प्रवृत्ति को प्रकट करता है और उसकी प्रशंसा की जा सकती है। उन्होंने पूरे वैचारिक उत्साह के साथ राजनीति विज्ञान के अध्ययन को तथ्यात्मक बनाने की कोशिश की, किंतु जैसे ही उन्होंने यह अनुभव कर लिया कि राजनीति विज्ञान न तो पूर्ण रूप से मूल्य निरपेक्ष बन सकता है और न ही ऐसा अध्ययन संपूर्ण मानव समाज के हित में है, वैसे ही उन्होंने अपने विचारों को संशोधित करने में भी कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने इस मत को स्वीकार कर लिया कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्यों को भी स्थान दिया जाना चाहिए और इसका परिणाम यह निकला कि उन्होंने पुराने व्यवहारवाद में मूल्यों को स्थान देकर मूल व्यवहारवाद का अंत कर दिया, किंतु वास्तव में उन्होंने इस प्रकार व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना भी कर दी, जिसमें अध्ययन में तथ्यों एवं मूल्यों दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया है। यद्यपि आज व्यवहारवाद का पतन हो चुका है, किंतु यह कहना उचित होगा कि इसने राजनीति विज्ञान के आधुनिकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। वस्तुतः व्यवहारवाद के अभाव में राजनीति विज्ञान के आधुनिक रूप का विकास ही संभव नहीं हो पाता। उत्तर व्यवहारवाद को जन्म देने का श्रेय भी व्यवहारवादियों को ही जाता है और इसलिए पुराने व्यवहारवादियों को ही उत्तर व्यवहारवादियों के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार व्यवहारवाद का अंत होने के बावजूद वह उत्तर व्यवहारवाद के रूप में आज भी जीवित है। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।